Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session we are going to discuss about one of another important semiconductor devices टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 2 दैट इज जंक्शन ट्रांजिस्टर। और आज जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे वो हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक तो हमारा है स्टेबलाइजेशन, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है, एंड सेकंड वन इज स्टेबिलिटी फैक्टर। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और ये ऐसा नहीं है कि आपको 6 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन मिल सकते हैं दोनों ही, ठीक है। दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है। सिंपली पूछ सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लिखो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है बच्चे, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर फिर, दैट इज स्टेबलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कल किया था लेक्चर, ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो बच्चे उस लेक्चर को पहले देखो, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चीजें फोकस रहेंगी, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ट्रांजिस्टर वगैरह है, ठीक है, या कोई मेरे पास डिवाइस है, ठीक है, दैट इज मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब बच्चे इस डिवाइस के अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स। अब एक तो है नहीं, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वहां पे हमने कंबाइन कर रखे हैं। अब जो कलेक्टर करंट है ना बच्चे, दैट इज अब इस जंक्शन जो अलग अलग ट्रांजिस्टर्स हैं इनके अंदर जो कलेक्टर करंट है दैट इज कलेक्टर करंट चेंजेस। अब कलेक्टर करंट जो है इस ट्रांजिस्टर के अंदर या इन ट्रांजिस्टर्स के अंदर वो कैसे चेंज होगा, अगर इस ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर चेंज हो गया, इफ टेम्परेचर चेंजेस, एंड ऑल्सो इफ वन ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। सपोज करो कि इस ट्रांजिस्टर्स के अंदर कॉम्बिनेशन थे हमारे पास, देयर आर T1, ठीक है, T2 and T3, there are three number of transistors, ठीक है। by any reason one of this transistor is not working properly और वो डिफेक्टेड पीसी हो चुका है, तो आपने क्या किया, आपने इस T1 को T4 से कर दिया रिप्लेस, एंड मे बी इन दोनों के सब कुछ सेम है, एक ही बेस इनको जनरेट किया गया है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई ना कोई स्मॉल वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। तो इट मींस जो आपका कलेक्टर करंट है ना बच्चे, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो आपका कलेक्टर करंट है दैट इज कलेक्टर करंट चेंजेस किन रीजन के साथ चेंज होगा, इफ टेम्परेचर चेंज, अगर तो आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो कलेक्टर करंट चेंज होगा, और अगर आपने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया तो भी आपका कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे हम इसको डिटेल से करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें ये जो कलेक्टर करंट है इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। वी नीड टू फिक्स द दिस प्रॉब्लम दैट दिस कलेक्टर करंट इज चेंजिंग विद चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय रिप्लेसिंग द ट्रांजिस्टर, और उसको हमें चेंज नहीं होने देना, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्टेबलाइजेशन, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, ठीक है। क्लियर है। we want to make independent our transistor on temperature and ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट, और उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, कि हमने ट्रांजिस्टर को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। वो तो टेम्परेचर के ऊपर भी नहीं डिपेंड कर रहा, और ना ही वो आप अगर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करोगे उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आपका जो करंट वगैरह है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्लियर है कि कलेक्टर करंट आपका चेंज होगा, उसके दो रीजन है, एक तो ये है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, और दूसरा अगर आपने उस ट्रांजिस्टर को कर दिया रिप्लेस, ठीक है। तो इसके कारण आपके पास क्या हो जाएगा, अगर कलेक्टर करंट चेंज हो गया तो हमने ऑपरेटिंग पॉइंट की डेफिनेशन कर रखी है, ऑपरेटिंग पॉइंट के अंदर कलेक्टर करंट ही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, वोल्टेज और करंट। और अगर करंट चेंज हो गया तो उसका मतलब आपका जो क्यू पॉइंट है वो भी आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर चेंजेस। अब इसके कारण ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हमें क्या चाहिए, एम्पलीफिकेशन चाहिए, गुड एम्पलीफिकेशन, ठीक है। इफ वी वांट ट्रांजिस्टर प्रोवाइड अस गुड एम्पलीफिकेशन,
दैट मीन्स दिस ऑपरेटिंग पॉइंट मस्ट बी फिक्स्ड। ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है ना, ये आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें क्या करनी है, स्टेबलाइजेशन करनी है, या आप कह सकते हो इसी को आप क्या बोलते हो, स्टेबलाइजेशन बोलते हो, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है या ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हमने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लगा रखा है, तो उसका कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कलेक्टर करंट अगर टेम्परेचर चेंज होगा या अगर आप उस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करोगे, हम आगे इनको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा या ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया तो दैट मीन्स कि आपको एम्पलीफिकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, जिसको हमने कल किया था फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को करना है मस्ट बी फिक्स्ड। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें करनी पड़ेगी स्टेबलाइजेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर। कि अगर ट्रांजिस्टर पैरामीटर मतलब अल्फा बीटा जो भी गामा वगैरह चेंज हो रहे हैं, अगर उनके चेंज होने के कारण आपका जो ये ट्रांजिस्टर है या जो सर्किट है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट हो जाए आपका क्यू पॉइंट जो है, तो उसको बोलते हैं कि हमने उस सर्किट को कर दिया स्टेबलाइज, ठीक है। और इसीलिए हमें उसको स्टेबलाइज करना भी पड़ेगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया या आपने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया तो आपका करंट चेंज हो जाता है, जिसके कारण आपका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें उस ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करना है। तो इसीलिए हमें क्या करनी होगी, वी नीड टू स्टेबलाइज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। आई थिंक क्लियर होगा ये स्टेबलाइजेशन क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेबलाइजेशन की नेक्स्ट क्या है। ये तो हमने जस्ट बेसिक किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबलाइजेशन। अब हम इसको डेप्थ में करेंगे, ठीक है। तो जो मेनली, वैसे तो रीजन हमने वहां पे दो किए हैं। एक तो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस आएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी मतलब कलेक्टर करंट, ठीक है। और दूसरा इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब है अगर आपने ट्रांजिस्टर को कर दिया रिप्लेस, दो पॉइंट हो गए ऑपरेटिंग पॉइंट, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। एक थर्ड पॉइंट और है दैट इज थर्मल रनवे, और ये इन दोनों से इंपॉर्टेंट है। दैट इज थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से कर लेना। तीनों ही यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी। अब फर्स्ट टॉपिक देखिए हमारा जो फर्स्ट वन है दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। ये है हमारा फर्स्ट वन, फर्स्ट पॉइंट जो है दिस वन दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कलेक्टर करंट, ठीक है। तो पहले हमने इसकी स्टडी करनी है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर हम कलेक्टर करंट की वैल्यू लिखें बच्चे फॉर कॉमन एमीटर सर्किट, और वो हमने स्टडी कर रखी है, क्या होती है, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस में ICEO, ये वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद में हमें पता है ICO का मतलब क्या था बच्चे, ये वाला दिस वन दैट इज ICO, इसका मतलब था कलेक्टर एमिटर करंट व्हेन, थर्ड वन जो यहाँ पे नहीं लिखा, बेस नहीं लिखा ना, तो बेस ओपन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आप सिंपली याद रख सकते हो ICE लिखा है तो ये कॉमन एमिटर वाला केस हो गया। अगर ICBO लिखा हुआ है तो ये किसका केस हो गया, कॉमन बेस वाला, ठीक है। और ये होता क्या है, ये वाला जो करंट होता है दैट इज आई, मैं दोबारा करवा देता हूँ थोड़ा सा, ICEO, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है ICBO। ये कौन सा करंट होता है, ये आपका होता है लीकेज करंट, ठीक है। दैट इज लीकेज करंट, ये आपके पास लीकेज करंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों के अंदर रिलेशन भी होता है कि जो कलेक्टर, ये कॉमन कलेक्टर के केस में, कॉमन एमिटर के केस में सॉरी, कितना लीकेज करंट होगा और कॉमन बेस के केस में कितना होगा, इनका रिलेशन होता है। उसको अच्छे ढंग से याद कर लो, वो आपके पास होता है। तो जो कॉमन एमिटर का केस होता है वो किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस में बीटा, और साथ में आपके पास आएगा जो कॉमन बेस वाला केस होता है ICBO। ये रिलेशन है, इसको हमेशा याद रखो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को उठा के आपने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस ICEO की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है और ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। क्लियर है, सिंपल है। IC इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा IB है, तो ये भी आपके पास क्या है, दैट इज बीटा IB।
ICO की जगह वैल्यू आपने ये वन, दिस वन आपने रिप्लेस करनी है वैल्यू, और ये वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, ठीक है। तो अब ये आ गया आपके पास कलेक्टर करंट। अब ये कलेक्टर करंट यहां से आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ICBO। ICBO के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ये वाला, दैट इज कलेक्टर करंट जो है ICBO के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इट मींस अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो आपका ICBO होता है ना बच्चे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दैट इज, हाँ यहाँ पे देखो, दिस ICBO डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये देखा गया कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर के अंदर राइज करते हो ना, राइज इन टेम्परेचर, आपका जो ICBO है ना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है डबल। तो इट मींस कि आपके पास जो ये ICBO है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस वन, ये जो आपका ICBO है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट मींस ICBO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट मींस ICBO ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से सपोज करो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, ICBO इंक्रीज हो गया तो फिर आपका ICB क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ इट मींस ICB क्या हो जाएगा, इट मींस कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर कलेक्टर करंट चेंज हो गया तो इसका मतलब आपका क्यू पॉइंट जो है या आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एंड वी डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। हमें उस कलेक्टर करंट को या उस ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट नहीं करना, उसको एक ही पॉइंट पे फिक्स करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो स्टेबलाइजेशन है उसकी नीड है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया कि अगर टेम्परेचर आपका चेंज होगा तो टेम्परेचर के कारण आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा, ये आपने थ्योरेटिकली कर लिया जस्ट, ठीक है, टोटल प्रॉपर वे से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंस आपने एक्सप्लेन करनी है, 2 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो ये सारा जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपने ये सारा करना है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, क्लियर है बच्चे। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट तो क्लियर है कि जो लीकेज करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो लीकेज करंट चेंज हो जाएगा, तो कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा, दैट मींस ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। एंड वी डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। दैट इज व्हाई देयर इज नीड फॉर स्टेबलाइजेशन। अब सेकंड पॉइंट देखिए इंडिविजुअल वेरिएशंस क्या है, ठीक है। दिस वन इज दैट इज योर सेकंड पॉइंट जो है इंडिविजुअल वेरिएशन, सेकंड पॉइंट। अब देखो इसके अंदर आपके पास क्या है, दैट इज इंडिविजुअल वेरिएशंस जो हैं इसके अंदर बच्चे, दैट इज जो वैल्यू है ना बीटा की, द वैल्यू ऑफ बीटा, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे हम जस्ट कॉमन मीटर की बात कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। और जो आपके पास वोल्टेज या बेस मीटर वोल्टेज, they are not exactly the same for any transistors even of the same type, ठीक है ना। कि जो दो ट्रांजिस्टर हैं, सपोज करो देयर आर 2 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। एक मेरे पास T1 ट्रांजिस्टर है और एक मेरे पास जो है T2 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इन दोनों को हमने सेम वे से ही फॉर्म किया है, ठीक है, सेम टाइप के हैं कंसीडर करो। लेकिन फिर भी जो T1 होगा इसके बीटा की वैल्यू बीटा 1 होगी, और ये जो T2 होगा इसके बीटा की वैल्यू बीटा 2 होगी। ये कभी सेम नहीं होती, इनमें स्लाइट डिफरेंस होता है, चाहे वो 0.00 ऐसा कोई डिफरेंस हो, लेकिन वो डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस इनफ है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, उसके कारण बहुत सारा चेंज हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज कि जो बीटा की वैल्यू और जो वोल्टेज की जो वैल्यू है ये दो ट्रांजिस्टर के लिए कभी सेम नहीं होती, दोनों के लिए स्लाइट वेरिएशन आती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या है, इसलिए इसको इंडिविजुअल वेरिएशंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास कि अगर हमने ऐसा किया कि जो ट्रांजिस्टर है, व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ द सेम टाइप, बिल्कुल सेम है, जैसे ये T1 हमने फॉर्म किया था वैसे ही हमने T2 बनाया, ठीक है। उसको हमने रिप्लेस कर दिया, T1 को T2 के साथ रिप्लेस कर दिया।
तो ये जो वेरिएशंस है ना, दीज वेरिएशन चेंज द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये जो बीटा, हमें पता है कि दो ट्रांजिस्टर्स के लिए बीटा सेम नहीं हो सकता, नो मैटर्स के हाउ आइडियल यू आर फॉर्मिंग दीज टू ट्रांजिस्टर्स, उन दोनों के लिए बीटा की वैल्यू अलग होगी। तो आपने T1 को चेंज कर दिया T2 के साथ, ठीक है ना, आपने T1 ट्रांजिस्टर किसी वजह से डैमेज हो गया, हमने T2 के साथ उसको रिप्लेस कर दिया, तो जैसे हम चेंज करेंगे तो बीटा शिफ्ट हो जाएगा, बीटा चेंज होगा तो इसका मतलब कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा, दैट मींस आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट विल चेंज द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होगा दैट मींस हमें स्टेबलाइजेशन की नीड है, दिस मींस वी नीड टू स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। आई होप सो कि ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा, दैट इज हाउ इंडिविजुअल वेरिएशंस इफेक्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा, और ये हमने सेकंड पॉइंट यहाँ पे कर लिया, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पॉइंट है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज थर्मल रनवे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, थर्मल रनवे, ये ऐसा आपका पॉइंट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है ना, और ये ऊपर वाले जो है ना उनके ऊपर बेस्ड है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है थर्मल रनवे, और ये ऊपर वाले जो दो हैं लगभग उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो कलेक्टर करंट है उसकी हमने ये फॉर्म चेंज कर ली थी, जिसके अंदर आपके पास ICO की वैल्यू को हमने ICBO के अंदर चेंज कर दिया था। ये किसकी वैल्यू है, ये वाली इतनी सारी वैल्यू, ये किसकी है, अभी हमने इसकी वैल्यू किसको लिखा है, ये किसकी वैल्यू होती है, ICEO, ये ICEO की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कलेक्टर करंट आ गया। हमने अभी देखा था कि जो आपका ICBO होता है, जो कलेक्टर करंट होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, टेम्परेचर को चेंज करोगे T+10 डिग्री इतना चेंज कर दोगे, तो आपके पास जो ये ICBO है वो क्या हो जाएगा, ICBO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ICBO, जो पहले करंट था उससे लीकेज करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। तो दैट मींस कि ये जो ICBO है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ICBO विल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अच्छे ढंग से देख लो बच्चे इसको, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर करोगे तो ICBO इंक्रीज होगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ICBO भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों डिपेंड करते हैं। अगर ICBO इंक्रीज होगा तो इस इक्वेशन से देख लो, ये वाली आपकी जो हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी वही है आपके पास ये वाली इक्वेशन, अगर ICBO ये इंक्रीज होगा तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, IC के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब IC भी इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस IC आल्सो इंक्रीज, तो आपका कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब अगर किसी ट्रांजिस्टर में से अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास हो रहा है, ठीक है ना, सपोज करो किसी ट्रांजिस्टर में से अगर हमारे पास जो करंट है वो लार्ज पास करेगा, तो वो जो करंट है ना उसके फ्लो, उसका रेजिस्टेंस भी होगा उस डिवाइस का या उस सर्किट का, उस ट्रांजिस्टर का, तो जिसके कारण अगर ज्यादा कलेक्टर करंट फ्लो करेगा तो वो हीट हो जाएगा, ठीक है। तो हीट का मतलब फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर IC इंक्रीज होगा दैट इट विल प्रोड्यूस हीट इन ट्रांजिस्टर, अब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हीट का मतलब वो टेम्परेचर को फिर से इंक्रीज करेगा, इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज, तो अब वो हीट हो चुका है और वो टेम्परेचर को खुद इंक्रीज करेगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो यहाँ से ये देखो जो मैंने ये साइन, ये एरो लगा रखा है, ये लाइन लगा रखी है, वो फिर यहाँ पे दोबारा रीच करेगी, क्योंकि टेम्परेचर फिर इंक्रीज हो गया। अब फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये सिचुएशन फिर आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इट मींस ICBO इंक्रीज होगा, इट मींस कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ तो वो ट्रांजिस्टर फिर हीट हो जाएगा, अगर वो हीट हो जाएगा तो टेम्परेचर फिर इंक्रीज हो जाएगा, और ये सिचुएशन इस तरह से, ये जो सर्कल है इस तरह से जो मैंने एरो से शो कर रखा है, ये सारा चलता ही रहेगा। जस्ट आपने एक बार अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये एक तरह का सर्कल प्रोड्यूस हो जाएगा, अब जिसके कारण क्या हो जाएगा कि वो जो आपका ट्रांजिस्टर है उसमें हीटिंग जो है इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो एक पॉइंट पे डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना,
क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो प्रोसेस है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस है। आपने तो जस्ट एक बार थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए यानी मीन्स वो बाय चांस इंक्रीज हो गया, तो अगर एक बार इंक्रीज हो गया तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, नेक्स्ट साइकिल में वो डबल है, फिर उसके नेक्स्ट साइकिल में 4 टाइम है, 8 टाइम है, इस तरह से वो इंक्रीज ही होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब आपका ट्रांजिस्टर जो है उस हाई टेम्परेचर को इतना होल्ड नहीं कर पाएगा और वो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, ट्रांजिस्टर आपका खराब हो जाएगा, उसको बोलते हैं थर्मल रनवे। ठीक है ना, थर्मल मतलब हीट होगी और रनवे का मतलब जिसके कारण आपका जो ट्रांजिस्टर है वो आपका डिफ्यूज हो चुका है। ठीक है ना, थर्मल रनवे दैट मींस कि इतनी मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो चुकी है, थर्मल रनवे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है 2-3, दिस इफेक्ट इज कम्युलेटिव। ठीक है ना, दैट मींस कि वो एकदम से इंक्रीज होता है इन ए मैटर ऑफ सेकंड्स। ठीक है, इन ए मैटर ऑफ सेकंड वो मल्टीप्लिकेटिव है, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मींस देन कलेक्टर करंट मे बिकम वेरी लार्ज। अब जब हीट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका कलेक्टर करंट जो है वो भी एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ज्यादा कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गया तो हर एक ट्रांजिस्टर की एक लिमिट होती है। ठीक है ना, अप टू विच दैट ट्रांजिस्टर कैन होल्ड द वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट या कलेक्टर करंट। ठीक है, तो जिसके कारण आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, कोजिंग द ट्रांजिस्टर टू बर्न आउट। अगर ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गया, तो एक टाइम पे आपका जो ट्रांजिस्टर है वो बर्न आउट हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। तो वो खुद ही डिफ्यूज हुआ है, वो खुद ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो खुद ही कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है, तो वो खुद की उसकी अपनी ही डिस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है ना, तो इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन को बच्चे बोलते हैं दैट इज थर्मल रनवे। ठीक है ना, ये जो है ना द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ना, क्यू पॉइंट शिफ्ट कर रहा है, अनस्टेबल ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रनवे। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देयर इज नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन, ताकि ना तो टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज होने से कलेक्टर करंट चेंज हो, और ठीक है जिसके कारण आपके पास ये वेरिएशंस नहीं आएंगी, क्यू पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा और आपका ट्रांजिस्टर प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो दैट इज द नीड फॉर स्टेबलाइजेशन। और हमने जो तीनों पॉइंट्स थे वो कर लिए। और थर्मल रन में क्या मतलब है कि ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने से ज्यादा कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ड्यू टू विच आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है ना ट्रांजिस्टर की, उसको बोलते हैं नोन एज थर्मल रनवे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, अच्छे ढंग से कर लेना बच्चे, इनको इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। इंडिविजुअल वेरिएशंस और ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो चुका है हमारा नीड फॉर स्टेबलाइजेशन। क्लियर है, अब छोटा सा टॉपिक एक रहता है स्टेबिलिटी फैक्टर, जो हमने सेकंड करना है वो देखते हैं एक बार। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका दैट इज स्टेबिलिटी फैक्टर, लास्ट वन है आज का टॉपिक, स्टेबिलिटी फैक्टर। अब क्या है स्टेबिलिटी फैक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट आईसी, दैट इज चेंज ऑफ कलेक्टर करंट आईसी विद रिस्पेक्ट टू द जो कलेक्टर लीकेज करंट है आईसीओ। ठीक है, इसको आप बोलते हो स्टेबिलिटी फैक्टर। जैसे यहाँ पे लिखा हो स्टेबिलिटी फैक्टर को एस से आप डिफाइन करोगे, डोनेट करोगे, और वो आएगा DIC दैट इज चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लीकेज करंट। ठीक है ना, अब कांस्टेंट क्या रखना है आपने, बीटा, और आपके पास जो बेस करंट है उसको आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो ICO है ना, वो जनरली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना वो कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, ये जो आपका ICO है, इन दिस केस ICO जो है ना वो लीकेज करंट है, कौन सा है, वो आपके पास है ICEO। ठीक है, तो ये जस्ट हमने जनरल नोटेशन यूज कर लिया ICO, वो किसी कॉमन बेस के केस में वो ICBO भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है कि आपने कितना लीकेज करंट चेंज किया। ठीक है ना, कि आपने क्या किया, आपने चेंज किया। ठीक है, वी हैव चेंज इन ICO, ये आपका लीकेज करंट है, आपने इसको चेंज किया। ठीक है, इट मींस आपके पास जो चेंज इन कलेक्टर करंट कितना आया। ठीक है, व्हाट इज चेंज इन कलेक्टर करंट, आपने क्या किया, ICO को चेंज किया, और आपने ये ऑब्जर्व किया कि कलेक्टर करंट कितना चेंज हुआ है, उसको बोलते हैं दैट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है ना, बाय चेंजिंग
लीकेज करंट हाउ मच कलेक्टर करंट इज चेंजिंग इज नोन एज स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, एट कांस्टेंट बीटा एंड बेस करंट, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है कि आप लीकेज करंट को चेंज करते हो जिसके कारण कलेक्टर करंट कितना चेंज होगा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटर थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, अगर हमें वो जो ट्रांजिस्टर है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए कि वो ज्यादा हीट ना हो, वो सेल्फ डिस्ट्रॉय ना करे, वहां पे थर्मल रनवे का केस ना आए, तो हमें क्या करना होगा, इट इज डिजायरेबल टू हैव एज लो स्टेबिलिटी फैक्टर एज पॉसिबल। जो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए, जितनी लार्ज होगी वो उतना ही आपका ट्रांजिस्टर जो है वो अनस्टेबल होगा, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन देगा, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, जो आइडियल वैल्यू होती है ना, ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है SQ1 होती है आइडियल वैल्यू, बट प्रॉब्लम ये है कि आप स्टेबिलिटी की जो वैल्यू है 1 जो है इसको आप कभी अचीव नहीं कर सकते, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल टू अचीव इट, ठीक है ना। एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर इतनी कम वैल्यू जो है स्टेबिलिटी फैक्टर की वो आप अचीव नहीं कर सकते, हमेशा 1 से ही ज्यादा ही होती है वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी फैक्टर 2 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है स्टेबिलिटी फैक्टर, आपने कलेक्टर जो लीकेज करंट है उसको चेंज किया, ड्यू टू दिस कितना आपके पास कलेक्टर करंट चेंज हुआ उसको आप बोलोगे स्टेबिलिटी फैक्टर, और ये इसकी वैल्यू जितनी मिनिमम हो उतना ही बेस्ट है, और इसकी वैल्यू 1 जो है वो बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन 1 अचीव करना जो है ना दैट इज नियरली इम्पॉसिबल है, वो बहुत मुश्किल है, क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICEO होता है ना। तो बस यहाँ पे ICO लिख दिया, जस्ट वो जो सिंपल नोटेशन थी आपके पास, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो IC लिखा है ना दैट इज ICO, ये आपका ICEO है, दोनों चीजें सेम ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, फिर हमने ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी इसको हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू IC। तो IC को ये फर्स्ट देखो, पहले तो राइट साइड देखो, सॉरी लेफ्ट साइड देखो, ये आपके पास IC है, इसको डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, अब देखो, अगर IC का डेरिवेटिव करोगे, मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो IC है, इसका डेरिवेटिव करना आपने IC के विद रिस्पेक्ट टू करना ना, ये देखो यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू IC, तो DIC से DIC कट जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, आ गया। अब राइट साइड में फर्स्ट टर्म देखो बीटा IB, तो बीटा तो है, बीटा ही रहेगा, IB है तो इसका डेरिवेटिव कर दो DIB डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, DIC, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ गया बीटा DIB डिवाइड बाय DIC। अब ये जो सेकंड टर्म है राइट साइड, ये देखो, तो 1 प्लस बीटा तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस बीटा, तो ICO है, इसका डेरिवेटिव करोगे DICO डिवाइड बाय DIC, क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास सेकंड टर्म आ गई, आई थिंक क्लियर होगी, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो आपकी सेम है एज इट इज, ये आपकी सेकंड टर्म है ये भी आपकी सेम है। अब ये देखो, अभी हमने स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू की है, स्टेबिलिटी जो आपके पास वैल्यू होती है वो क्या आती है, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन लीकेज करंट, यही होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं S स्टेबिलिटी फैक्टर। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दो, ये आपका DIC नीचे चला जाए, जस्ट नंबरेटर को डिनोमिनेटर से चेंज करोगे तो ये आपका चेंज हो गया, DICO ये आपका ऊपर चला गया, ठीक है। इसके कारण S का क्या हो जाएगा, 1 बाय S हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कहाँ पे यूज हुई है, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू है ना DICO डिवाइड बाय DIC, तो ये वैल्यू हम उठा के ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, DICO डिवाइड बाय DIC, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाय S, क्योंकि ये स्टेबिलिटी फैक्टर का रिवर्स हो गया। स्टेबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन लीकेज करंट, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने 1 बाय S से रिप्लेस कर दिया, और ये आपके पास आ गई सेकंड टर्म आ गई, ठीक है। अब क्या करो, अब ये जो राइट साइड फर्स्ट टर्म है इसको उठा के यहाँ से इस साइड ले जाओ,
तो ये आपके पास क्या बन गया 1 माइनस बीटा, ये वैल्यू आ गई आपके पास, और दूसरी साइड जो वैल्यू ये पेंडिंग है वो हमने एल से लिख दी, बिल्कुल 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय क्या आ गया एस आ गया, ठीक है सेम है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए एस की, तो एस को रीअरेंज करोगे, एस को इस साइड ले जाओ, बाकी ये वैल्यू नीचे ले आओ, और ये आपके पास आंसर आ गया, ये है आपके पास दैट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर, दैट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप जो भी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन लोगे, जो भी आप न्यूमेरिकल सपोज करो ले रहे हो, उसमें जस्ट DIB डिवाइड बाय DIC की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, वो आपके पास आ जाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है ना। ये तो क्लियर है ना। यहाँ पे इस पोर्शन में क्या किया, जस्ट आपने एस को रीअरेंज किया, एस यहाँ से उठ के इस साइड जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये आपके पास एस की वैल्यू आ चुकी है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो अगेन स्टेबिलिटी फैक्टर क्या डिटरमाइन करेगा, वो उस ट्रांजिस्टर की थर्मल स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। जितनी थर्मल जो आपके पास स्टेबिलिटी फैक्टर है लेसर वैल्यू होगी, वो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी उतनी ही स्टेबल होगी, और 1 जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन 1 को अचीव करना नियरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका था दैट इज योर स्टेबिलिटी फैक्टर। तो आज हमने 2 टॉपिक किए हैं, एक तो स्टेबलाइजेशन क्या है, व्हाई वी नीड स्टेबलाइजेशन, उसके 3 पॉइंट्स थे, ठीक है, और स्टेबिलिटी फैक्टर, और इसका आज हमने किया है एक्सप्रेशन। तो आई होप सो बच्चे ये सारा क्लियर होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेशन के अंदर आप अपना कमेंट डाल सकते हो, ठीक है, क्वेरीज वगैरह क्लियर कर दी जाएंगी, क्लियर है। तो अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।